हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जो कि हमारी यूनिट थी ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, उससे संबंधित थे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। इसके अब हम टेस्ट कर रहे थे। हमने जो पढ़ा था हम उसको परख रहे थे और ये हम इसका टेस्ट एक कर रहे हैं और इसका पहला भाग हम पिछले वीडियो में कल कर चुके हैं और उसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे और आज अपन इसी टेस्ट के जो अगला भाग है उसको करेंगे, यानी कि उन आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आप उन क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर आपको अंत में बताना है कि आपने कमेंट में आपको बताना है कि आपने उन 15 जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनमें से आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टेस्ट है उसके आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम कल जो क्वेश्चन रह गए थे उनसे आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि पहले अपन को इन कथनों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो हमें जो कथन सत्य है उसकी पहचान करनी है। तो हमें पहले कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला जो कथन है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। दूसरा जो कथन है वो है कि 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और जो तीसरा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी का मापक है। तो दोस्तों, अब इनमें से अब ऑप्शन फिर देखिए। तो पहला जो ऑप्शन है कि जो सत्य कथन है उसमें कि जो ये ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, फिर डी है 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है आपको इसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मापक है और जो 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया का ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और बिग बैंग थ्योरी, ये सब कुछ सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो भी जो कथनों पर विचार करने वाला ही है। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कथन है वो है कि जुरेसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ। जो जुरेसिक जो कल्प था उसमें डायनासोर का विकास हुआ। हमने जो भूगर्भिक समय सारणी पढ़ी थी उसमें से ये क्वेश्चन है। फिर है कि स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह यानी कि पौधे का विकास सिलोरियन कल्प में हुआ। और जो हमको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। और हमारे जो ऑप्शंस है वो है केवल एक केवल दो, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपको इसमें पहचान करनी है। सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये देख सकते हो कि जो हमने ये भूगर्भिक जो समय सारणी पढ़ी थी वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ बताया जुरेसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जुरेसिक कल्प कहाँ पे है इसमें। तो जब आप इसमें जुरेसिक कल्प देखोगे, ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हो ये जुरेसिक पीरियड है और इसमें एज ऑफ डायनासोर या डायनासोर का विकास हुआ। लेकिन हमसे अगर कहा जाए कि क्रिटेशियस, अगर यहाँ पे पूछ लिया होता, कह दिया होता है कि क्रिटेशियस में हुआ क्या, तो क्रिटेशियस में तो डायनासोर का विकास नहीं, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स हुआ। और जो दूसरा जो दिया हुआ था वो था सिल्यूरियन काल से संबंधित है, और वो है यहीं पे सिल्यूरियन काल भी दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप कि ये यहाँ पर ये सिल्यूरियन जो पीरियड है उसके बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, जो कि प्लांट्स में थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये भूगर्भिक समय सारणी सही से याद करनी होगी। वैसे तो बहुत मुश्किल है इसको याद करना, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अब हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। और वो जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैम्ब्रियन कल्प में स्थल पर कोई जीवन नहीं था और रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस कल्प में हुआ। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है कि केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और नहीं दो। तो आपको सही उत्तर की इसमें जो कथन सत्य है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो अब वापस देख सकते हैं ऑप्शन को, तो कैम्ब्रियन कल्प में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। लेकिन रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस कल्प में हुआ, ये कथन सही नहीं लग रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न 19 की तरफ। और इसमें हमको कथन और कारण पर विचार करना है। जो कथन दिया हुआ है पहले उसको पढ़ना है, और कारण को पढ़ना है। तो हमें पहले कथन पढ़ते हैं। तो कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक बताया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन से है जो विकल्प है वो है कि ए और आर दोनों सही है। वो है कि ए और आर कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, और जो है कि ए गलत है आर सही है। तो इसके जो कथन है वो है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, तो यहाँ पे गलती हो गई है, जो अधिक बताया गया है वहाँ से, क्योंकि दोनों जो समय तो बराबर है, इसलिए ये कारण है जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कथन तो सही है किंतु जो कारण है वो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका उत्तर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इस क्वेश्चन नंबर 20 में हम आगे जानेंगे। देखिए इसमें भी कथन है, जो सत्य कथन है उसकी पहचान करनी है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है। पहला जो कथन है वो है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और दूसरा जो कथन है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। अभी जो ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन है कि केवल दो, एक और दो, और न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही उत्तर है
वो हमें कथन जो पहले हमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, ट्रू। तो यहाँ पे उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं और ये कथन बिल्कुल सही है। और जो दूसरा जो कथन है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, तो दोस्तों ये यहाँ पर आधा है, ये गलत दिया हुआ है। हमने पढ़ा था कि जो चंद्रमा का व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग होता है, यानी कि 1/4 होता है। तो यहाँ पे जो ये कथन, ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। तो केवल 1 वाला जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जी, विच प्लेनेट इज़ कॉल्ड द ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ, यानी कि ट्विन प्लेनेट और ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों ग्रहों में से वो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो कि बुध, फिर है शुक्र, फिर है मंगल, फिर है शनि। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है, जो संरचना है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही उत्तर जानते हैं, तो सही उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका उत्तर बिल्कुल बी ही दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। अब उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो साइज़ है वो लगभग पृथ्वी की साइज़ के बराबर ही है। यहाँ पे देखिए कि वेनस एंड अर्थ आर वेरी सिमिलर इन साइज। वेनस डायमीटर इज ओनली 650 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ अर्थ एंड द मास इज 81.5% ऑफ अर्थ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो व्यास दिया गया है यहाँ पे, तो लगभग समान ही है। तो पृथ्वी और जो शुक्र ग्रह है वो दोनों जुड़वा बहनें या फिर जुड़वा ग्रह कहलाते हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, और जो यहाँ ये है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है शुक्र, सी है शनि और डी है चंद्रमा। तो हमने जाना था कि सबसे पहले सूर्य से दूरी के हिसाब से जो सबसे पहला ग्रह आता है वो आता है बुध, सबसे पहले आता है बुध। फिर जो अगला जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, और फिर आता है जो मंगल। तो हमें तो पृथ्वी के जो पास का जो ग्रह है, पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो पूछा गया है। तो पृथ्वी के जो आसपास जो ग्रह हो गया, एक तो हो गया मंगल ग्रह और एक हो गया शुक्र ग्रह है। तो हमें इन दोनों में से सबसे पास में है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की संरचना भी पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए ये शुक्र के पास में ही है लगभग। इसलिए जो पृथ्वी का जो सबसे जो निकटतम जो ग्रह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन है कि पृथ्वी के आकार को भू आव यानी जियोइड भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ऑप्शन है जो वो है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और जो सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमें तो यहाँ पे पहला जो है कि पृथ्वी के आकार को भू आव कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की एक विशेष संरचना है जिसे भू आव या फिर जियोइड कहते हैं। और जो दूसरा कथन है कि पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और यहाँ ये जो पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इसी वजह से इसको भू आव कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो भी इसकी एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त करती है। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, ऑप्शन है कि वो है कि केवल हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, और ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो दूसरा कथन है वो तो बिल्कुल गलत है कि पता चलता है कि ये दूरी के हिसाब से चौथा और आकार में तीसरा बताया गया है, ये बिल्कुल ही गलत है कथन। क्योंकि दूरी के हिसाब से चौथा जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है, और आकार में तीसरा जो ग्रह है वो कि बाहरी प्लेनेट्स में से आता है, वो जो कि अरुण है। और जो पहला जो कथन है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल एक ही कथन है जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बढ़ती हुई दूरी के आधार पर हमें ग्रहों का सही क्रम चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, बी है शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, सी है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, फिर जो डी है वह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें सही विकल्प की तलाश है, सही विकल्प का चयन करना है। तो जो सूर्य से जो बढ़ती दूरी के आधार पर जो ग्रहों का जो सही क्रम है वो हमने जो पढ़ा था कि सबसे पहले बुध आता है, फिर आता है शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद में बृहस्पति आता है, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पे इस वाले चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हो कि जो सब यह तो जो वो है वो सूर्य है, इतना बड़ा जो ये दिख रहा है वो है जो कि सूर्य है, ये है जो सूर्य है। और जो ये सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है, फिर ये शुक्र है, और ये पृथ्वी है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर ये मंगल ग्रह है, जो सबसे बड़ा जो ग्रह आपको दिख रहा है जो बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद अरुण, और फिर उसके बाद ये जो है वो वरुण ग्रह है। तो दोस्तों ये सब कुछ दिया गया है ये ग्रहों को सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू सूचना विज्ञान में तकनीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टेक्निक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। वो जो ऑप्शंस है वो है कि GIS, GPS, MIS और LIS। तो हमें सही उत्तर की तलाश है, और जो सही है वो हो जाएगा MIS। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ज्योग्राफी में, इसलिए ये कोई इन्फॉर्मेटिक्स नहीं है। जो अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भौगोलिक घटनाएं भौतिक और मानवीय दोनों स्थिर है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। भौतिक घटनाएं भौतिक और मानवीय दोनों स्थिर है। आदिम मानव समाज प्रत्यक्ष रूप से अपने तात्कालिक पर्यावरण पर निर्भर थे और एक भूगोलवेत्ता संबंधों के कारण और प्रभावों के एक फ्रेम की व्याख्या करता है। और हमें इनमें से जो कथन जो सही है हमें उसकी पहचान करनी है। हमें सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन है ए 2 और 3, बी है केवल 3, सी केवल 1 और डी है कि 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे जो पहला जो कथन है वो तो बिल्कुल भी भौगोलिक घटनाएं भौतिक और मानवीय दोनों स्थिर है, ये तो थोड़ा सही प्रतीत नहीं होता है। तो पहले हम आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो वो है कि आदिम मानव समाज प्रत्यक्ष रूप से तात्कालिक पर्यावरण पर निर्भर था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि आदिम जो मानव समाज था वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर था, क्योंकि पर्यावरण
वो केवल पर्यावरण पर ही निर्भर हो सकता था और किसी पर निर्भर भी नहीं हो सकता था। आजकल तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई है, उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो अगला जो कथन है कि एक भूगोलवेत्ता संबंधों के कारण और प्रभावों के एक फ्रेम में घटनाओं की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है कथन वो बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो यहाँ जो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है। जो सूर्य और जो पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, हमें ये पता करना है। जो वैसे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, जो सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन हमें जो एवरेज जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 149.5 वाला जो सही उत्तर हो जाएगा तो 14,95,98,000 किलोमीटर वाला जो ये है सही हो जाएगा। तो अगले ऑप्शन जो है कि ये 15 करोड़ में जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, सी वाला भी गलत है और जो डी है वो भी गलत है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 14,95,98,000 किलोमीटर या फिर 149.5 मिलियन किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाट एल्स इज़ नॉन एज द बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग थ्योरी को कौन से और नाम से जाना जाता है। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि जो बिग बैंग जो थ्योरी है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो जो बिग बैंग जो थ्योरी है उसके जो ये ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रादेशिक प्रतिरोध, टेरिटोरियल रेजिस्टेंस, ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार करना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, वैचारिक ब्रह्मांड यानी कि कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स, और डी यानी कि ऊपर के सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर की पहचान करनी है। सही उत्तर है ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। जो आज का जो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 30 फिर हमारे आज के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपको बताना है कि उन 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस का सही उत्तर दिया। जो आज का जो अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय काल तारों के बनने के समय को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि कब तारों का निर्माण हुआ था, कौन से वर्ष में। तो ए ऑप्शन है कि 5 से 6 मिलियन साल पहले, बी है कि 2 से 3 अरब साल पहले, सी है कि 8 से 9 मिलियन वर्ष पहले, और जो डी है कि 5 से 6 अरब साल पहले। तो इसमें 2 ऑप्शन तो आपको देखते ही बाहर कर देने हैं कि 2 और 3, और जो 8 और 9 है इसका तो कुछ बताया गया ही नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमें कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि ए और जो डी है उनमें से ए है कि 5.6 मिलियन साल पहले और बी है कि 5 से 6 अरब साल पहले। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि मिलियन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिलियन में तो जो है कि जीवों की उत्पत्ति ही हो रही थी उस समय। तो डी उत्तर सही हो जाएगा 5 से 6 अरब साल पहले, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में जो इसका जो टेस्ट का जो लास्ट पार्ट है, जो तीसरा जो अंतिम पार्ट है, उसे करके हम इस वाले टेस्ट को ख़त्म करेंगे और हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले का वो टेस्ट नहीं दिया है तो आप उस वाले टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर दें। और दोस्तों आप इस वाले चैनल पर अगर नए हैं तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो शेयर वही करता है जो दूसरों की केयर करता है। और दोस्तों आप इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने जो ये 15 क्वेश्चन है उन 15 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए वो आप एक कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिया है तो आप उस वाले टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।